तो आज की सबसे बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज ऐलान संभव है। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक चरण में मतदान संभव है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान संभव है। चुनाव आयोग की टीम चुनावी राज्यों का दौरा भी कर चुकी है। 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना भी हो सकती है। जी हां, यानी कि नतीजे आ जाएंगे, तय हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा कि किसने चुनाव जीता है, जनता ने किसका साथ दिया है, किसकी सरकार बनी है 10 से 15 दिसंबर के बीच में। वही इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग लोगों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की भी व्यवस्था की है, तो ये नया इसमें ऐड ऑन किया गया है। बुजुर्ग लोगों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हर दिन की ऐलान संभव है और आज वो दिन आ चुका है। इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती, लेकिन आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हो सकते हैं, बाकी अन्य 4 राज्यों में एक ही चरण में होंगे। और नतीजों की बात करें तो वो 10 से 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो नया फीचर ऐड ऑन किया है कि बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी, ये भी अपने आप में खास है। आप डिटेल में जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, देखिए समय समय पर चुनाव आयोग है वो नवाचार करता रहा है, खासकर वोटिंग का जो आपने कहा कि बुजुर्गों के लिए एक अलग व्यवस्था की है। और जहां तक चुनाव की तारीखों की संभावना है तो देखिए इन तारीखों का ऐलान करते वक्त इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है कि एक तो जहां चुनाव होने हैं वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि जो सुरक्षा मुहैया कराना ये सबसे बड़ा काम होता है। तो ऐसे में उसी के मद्देनजर जो है वो तारीख तय होती है। कहीं किसी राज्य में जब चुनाव की तारीख हो, उस समय कोई बड़ा त्योहार या कोई इस तरह का उत्सव ना हो जिससे कि जो चुनाव जो मतदान है उस पर कोई असर पड़े, तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। जहाँ तक कितने चरण में होंगे ये भी, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और जहां तक छत्तीसगढ़ की आपने बात की, काफी चुनौतीपूर्ण होता है वहां पे नक्सलवाद होने के कारण से कि वहां पे किस तरह से चुनाव कराए जाने हैं। राजस्थान है, ये भी देश का सबसे बड़ा राज्य है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो। हालांकि ये चर्चा है कि एक चरण में चुनाव हो, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि यहाँ भी 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा राज्य है तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था को माकूल बनाए रखना, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह फोर्स को भेजना। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आचार संहिता लग जाती है चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, तो उसके बाद जो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं जो बागडोर है पूरे इन 5 राज्यों को चुनाव आयोग के अधीन रहती है। तो यहाँ पे फिर जो सरकार के काम करने का जो तरीका है उसमें बदलाव होता है। बहुत सारी जो चीजें हैं जिनकी पालना करनी होती है। अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट जाएगी, जो उम्मीदवारों के चयन में जुट जाएगी, उम्मीदवारों की घोषणा में जुटेगी, अपनी रैलियां करेंगी। लेकिन इन सब पे अब जो नजर है वो चुनाव आयोग की रहेगी। अब तक तो जो जितने भी चाहे वो रैली हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक कार्यक्रम हो, उन पे चुनाव आयोग की नजर नहीं होती थी, मॉनिटरिंग नहीं होती थी। लेकिन जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो हर चीज मॉनिटर की जाती है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। और जहां तक सरकार और जो मंत्री हैं उनकी अगर हम बात कर ले, क्योंकि इसमें भी काफी बदलाव होगा। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी। यानी इस दौरान न कोई लोकार्पण हो सकेगा, न कोई शिलान्यास हो सकेगा, न कोई सरकार या मंत्री या विधायक कोई घोषणा कर पाएंगे सरकार के स्तर पर। और साथ में जितनी भी जो सरकारी जो सुविधाएं इनको रहती है उन पे भी एक लगाम लगेगी, क्योंकि अगर हम बात करें सरकारी वाहन है, सरकारी सुविधा है, उनका उपयोग मंत्री या मंत्रियों का जिनको दर्जा प्राप्त है राज्य मंत्री का, वो सिर्फ अपने जो सरकारी कामकाज है, यानी अपने घर से अगर सरकारी दफ्तर आते हैं तभी वो वाहन का उपयोग कर पाएंगे, वहीं पे वो कर सकते हैं। निजी काम में यानी किसी क्षेत्र में दौरों के नाम पे वो इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों की जो है वो पालना करनी होगी। और अब जैसे जैसे उम्मीदवार के नाम तय होते हैं और उम्मीदवार जब प्रचार कर देता है शुरू, तो उसके बाद उसका कितना खर्चा उसमें होता है, तमाम चीजें अब चुनाव आयोग ध्यान रखेगा। और इसके अलावा अगर बात
जी। तो जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद राजस्थान में भी राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। वो बताएगा कि राजस्थान में किस तरह की व्यवस्था है, कितने वोटर है, कहाँ किस तरह जो है पूरी जो नवाचार करते हुए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक जो मतदान है वो किया जा सके। और अब हमें जो है वो चुनाव आयोग इस बारे में भी ज्यादा ध्यान देता हुआ दिखाई देगा कि मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, सुरक्षित मतदान कैसे हो, किसी भी तरह का प्रलोभन ना हो, तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन आज जब आचार संहिता लग जाएगी तो फिर राजनीतिक लिहाज से बात कर ले हम तो टिकट का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचेगा और तमाम एक्सरसाइज राजनीतिक दलों को तुरंत करनी होगी। बिल्कुल नरेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर ऋतुराज जी भी हमारे साथ बन चुके हैं। सीधा रुख उन्हीं का करेंगे, हमारी सहयोगी हैं हमारे, उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। नरेश जी को आपने सुना, ऋतुराज जी उन्होंने साफ कह दिया है कि आज संभव है, यानी हर कोई यही बैठा हुआ है फाइनल, सभी इसी इंतजार में कि अब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है, क्योंकि 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें संभवतः 5 राज्यों के लिए ऐलान कर दिया जाएगा कि कब चुनाव होने हैं। लेकिन इसके बाद अन्य राज्यों में भी निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कितनी व्यवस्था वहां पर है। आपसे राजस्थान की जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, जो तमाम चीज़ें चूंकि दोहराना नहीं चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात बता दी थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा ने कि आचार संहिता में क्या रहेगा। लेकिन आचार संहिता में कुछ और बातें हैं जिनके और ध्यान दिलाना चाहेंगे। सरकारी वेबसाइटों से जितने भी फ़ोटो हैं मंत्रियों के, संबंधित विभागों के, वो हटाए जाएंगे। इसी के साथ जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हैं जिसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार है वो हटाए जाएंगे। और ये अगर रोडवेज की बसों में अगर योजनाओं का प्रचार है तो वहाँ से भी हटाया जाएगा, या अन्य जो जगह वहाँ से भी ये हटाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो वेबसाइटों पर संदर्भ दिए जाते हैं नेताओं के, उस संदर्भ को भी यहाँ पर हटाने के निर्देश होंगे। पानी के टैंकर, एम्बुलेंस वाहन, ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पर भी अगर सरकार की योजनाओं के कोई प्रचार के फोटो, संदेश और इस तरह की चीज़ें हैं तो वो हटाई जाएंगी। खाद्य पैकेट में अगर इस तरह से वस्तुएं पर नेताओं के फोटो हैं तो वो हटेंगे। सरकारी खर्चों पर जो अखबार आदि का मीडिया में विज्ञापन का प्रकाशन होता है, जो सरकारी खर्चे पे होता है, किसी योजना का प्रचार हो रहा है या किसी उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम की एडवर्टाइज होती है, वो सब तमाम तरह की चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेगी। जो मुख्य बात है कि पिछली बार जो आचार संहिता रही थी वो 69 दिन की रही थी, तो इस बार भी 60 दिनों से ज़्यादा की ये संभावना है। पिछली बार 6 अक्टूबर को ये घोषणा हुई थी। अगर 2-3 दिन आगे ये घोषणा हुई है और अगर पूरी उसकी प्रक्रिया की बात करें तो बहुत संभव है कि करीब 65 से 70 दिनों के बीच ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिसमें नामांकन के साथ मतदान और मतगणना आदि का काम करने के बाद पूरी घोषणा करके और जब फाइनल रिपोर्ट देता है निर्वाचन विभाग, उन तमाम बातों को करके निर्वाचन प्रक्रिया जो संपन्न है वो 65 से 70 दिनों में हो सकती है। ये सारा रुख करेगा किस तरह से निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम तय करता है। इस पर अगर फैक्ट फाइल की बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीर सामने आती है, कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 141 सामान्य श्रेणी की विधानसभा हैं और 25 ST और 34 SC श्रेणी के सीटें हैं। 4 अक्टूबर को जो अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है उसके मुताबिक 5,26,80,545 मतदाता हैं जो मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 2,73,00,000 से ज़्यादा पुरुष हैं और 2,51,00,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। ट्रांसजेंडर हैं 606, PWD वोटर 5.61 लाख हैं। जो शतायु वोटर हैं 100 साल से अधिक वाले, 100 साल या उससे अधिक वाले 17,241 हैं और सर्विस वोटर 1.41 लाख हैं। 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु के 11.78 लाख वोटर हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 22.04 लाख वोटर हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, सिग्निफिकेंट संख्या है। 2 लाख से ज़्यादा का इसमें इजाफा देखने को मिला है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 6,96,424 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। 2018 में जो वोटर थे वो 4,77,00,000 करीब थे। अब चूँकि इसमें जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बढ़ोतरी होगी, 5 करोड़ से ज़्यादा हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है।
इसी तरह से हम 18 से 19 आयु वर्ग की बात करें तो 19.84 लाख वोटर थे। तो राज्य हमारे साथ बने हुए हैं, नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, आपसे आगे की जानकारी और लेना चाहेंगे, क्योंकि कई अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, चाहे हम बेरोजगारों की बात करते हैं या अन्य विभागों की बात करते हैं जो कि इस इंतजार में थे कि उनकी मांगे भी पूरी हो जाएगी, और आपने देखा भी अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन आज जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद सीधा आचार संहिता लग जाएगी, जैसे कि कहा आपने, राज्य में भी विभाग आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद पूरा ब्यौरा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में वो संभव नहीं हो पाएगा कुछ भी ऐलान होना या उनकी कोई नियुक्ति होना। तो ऐसे में किस तरह से देखा जाएगा, क्या चुनौती रहेगी इस बार भी चुनावों में? देखिए, चुनाव चुनौतीपूर्ण होते हैं पूनम, और जहां तक आपने बात की कि किस तरह की कुछ भर्तियां है युवाओं के मामले हैं, देखिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की और कई भर्तियां भी निकाली, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो फैसले हैं जिनका इंतजार था कि क्या इस बारे में फैसला हो पाएगा, जो कि नहीं हो पाया। खासकर कुछ भर्तियां हैं वो चाहे कानूनी पेचीदगियां और अन्य मामलों जिसके कारण से शुरू नहीं हो पाई। और एक जो मुद्दा था वो था 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर का। बार बार जो है वो कहा गया नीति बनाई जाएगी, नीति के तहत फैसले होंगे। मुख्यमंत्री ने भी, जो शिक्षा मंत्री जिनको अलग अलग समय पर जिम्मेदारी मिली, उनको भी कहा था कि इस बार नीति होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बस भरोसा दिलाते रहे, लेकिन नीति नहीं बन पाई। तो ये एक जो मुद्दा है वो जरूर जो खासकर इस वो जो 3rd ग्रेड टीचर्स वर्ग है इसके लिए ये रहेगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सरकार कोई नीति बनाएगी। वर्षों से वो एक ही जगह है, उनको अपना जिला मिलेगा, ये तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया, तो वो नीति नहीं बन पाई। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि कुछ जो सैंक्शन है, कुछ जो फैसले हैं वो पिछले 2-3 दिन में निकाली गई थी, जो हम लगातार कर दे रखे थे। दर्जनों सैंक्शन जो है वो सरकार की तरफ से निकाली गई। तो बड़ी चीज ये है कि इसकी सैंक्शन तो निकाली, लेकिन चूंकि आचार संहिता अब लग जाएगी तो उनका जो कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बजट घोषणाएं पूरी करने की कोशिश की गई है। अधिकांश बजट घोषणाओं में जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी जारी की गई है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कई ऐसे घोषणाएं हैं जिनको समय लगता है। तो अब चूंकि टेंडर की प्रक्रिया है, तमाम प्रक्रिया है, वो संभवतः अब इसके लिए एक जिस तरह से काम होता है सरकार के समय स्पीड से वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम जो अब जो शासन जो है वो भी उसी तरह से चुनाव में लग जाता है, उस प्राथमिकता बदल जाती है आचार संहिता लगते ही, और फिर जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो कई ऐसी मुद्दे हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं जो उन पे अब ब्रेक सा लगेगा। और खासकर जहां बात है कि सरकार जो है जो इन्होंने लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया था और विज्ञापन के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, अब चूंकि आदर्श आचार संहिता के कारण से वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग तो नजर नहीं आएंगे, टीवी अखबार में विज्ञापन भी नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में उन योजनाओं को सरकार कैसे अब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जनता तक ले जाती है, क्योंकि अब सरकारी सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। और रही बात अब चुनाव की, तो देखिए अभी जिस तरह से रंधावा ने कहा टिकट वितरण को लेके, तो ये भी एक अलग और बड़ा काम है। हर दल चाहता है कि पहले सामने वाले दल की लिस्ट आए, उसके अनुरूप जो है फिर वो अपनी रणनीति बनाते हुए उम्मीदवारों की घोषणा करे। तो लगातार दावे किए जाते हैं, पहले भी ऐसे दावे हुए थे कि सितंबर के पहले सप्ताह में पहली लिस्ट आ जाएगी, जहां जो दोनों ही दलों की जो पुख्ता सीटें कम से उनके नाम तो घोषित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और न ही इस बार भी इन दावों में दम था और इस तरह की घोषणा हो पाई है। ये सिर्फ एक कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने के लिए, उनमें उत्साह का संचार बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें होती है। अब देखिए अक्टूबर का दूसरा सप्ताह है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी दल की कोई भी सूची नहीं आई है। तो ये आप मान के चलिए अभी भी अक्टूबर के जो है मध्य के बाद ही जो सूचियां है वो आ पाएगी, क्योंकि हर दल एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। कल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा हम नहले पे दहला मारेंगे, यानी वो पहले इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या करती है, उसके बाद कांग्रेस फैसला करेगी। तो ये इस बात में है कि ये तमाम रणनीतिक फैसले होते हैं।
और जहां तक सरकार इनका कितना फायदा ले पाती है और विपक्ष जो है वो किस तरह से सरकार के को नीतिगत आधार पर घेरने की कोशिश करती है, इन तमाम मुद्दे हैं वो अब इस आने वाले समय में जब तक मतदान नहीं होता ये देखने को मिलेंगे। अब बड़ी चीज ये भी है कि दोनों ही दल इस रणनीति में बने हैं कि कहाँ पे क्या कमी खामी उनके दलों की है और किन नेताओं का प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जाए, कहाँ बड़ी रैलियां होनी चाहिए, कहाँ किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम तय कर दिया कि इस राजस्थान से उनको जो कि जीत की उम्मीद ज्यादा है तो वहीं से वो प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां कर चुके हैं, आने वाले समय में और भी रैलियां यहाँ पे होगी। तो अब जो ताकत है वो चुनाव प्रचार में झोंकी जाएगी, रैलियों में झोंकी जाएगी। कार्यकर्ता जो है उनको भी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा कि जनता के बीच जाए, बूथ स्तर पे जो है वो किस तरह से प्रबंधन करे। एक जो चुनौतीपूर्ण काम होगा वो ये होगा कि जिन विधायकों की या मंत्रियों तो कांग्रेस की बात कर ले, विधायक जो है वो दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों में जिनकी टिकट कटेगी तो वहां पे जो एक डैमेज कंट्रोल किस तरह से कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसको लेके भी दोनों ही दल अपनी रणनीति बनाएंगे। तो अब चूंकि आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही लागू हो जाती है तो अलग अलग जो कह सकते हैं तंत्र है वो अपने अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां हो जाती है। चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग, इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि किस तरह से एक पूर्ण पारदर्शिता के साथ में मतदान कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में शामिल हो और साथ में आदर्श आचार संहिता का सख्ताई से पालना कराई जाए, ये उनकी प्राथमिकता है। राजनीतिक दल है उनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि जनता के बीच ज्यादा कैसे जाए, उनकी रैलियां कैसे हो, टिकट का वितरण है वो बेहतर तरीके से कैसे हो, कार्यकर्ता जो नाराज है उनको कैसे मनाया जाए। और एक जो बात आपने कही थी कि क्या जो बात बाकी रह गई थी, देखिए एक जो विभिन्न कह सकते बोर्ड और निगम है इनमें नियुक्तियां करने की कोशिश की गई थी लेकिन अभी भी काफी खाली रह गई थी। यानी राजनीतिक नियुक्तियां जो कर सकते थे कांग्रेस वो नहीं कर पाई, पूरी तरह से जो खाली सीटें उनको नहीं भर पाई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न समाजों के विभिन्न संस्थाओं की मांग पर कई बोर्ड का गठन किया है, लेकिन बोर्ड का गठन का प्रस्ताव तो पारित कर दिया और गठन को मंजूरी दे दी, लेकिन किसी भी बोर्ड में नियुक्तियां है वो एक दो को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा नियुक्तियां नहीं हो पाई। तो अब चूंकि आचार संहिता लग जाएगी तो ये नियुक्तियां पूनम है वो हो भी नहीं पाएगी। अब आने वाली नई सरकार होगी वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो उनको अब तय करना होगा। तो ये कई ऐसे काम थे जो अभी अधूरे रह गए, कई ऐसे प्रोजेक्ट सरकार नहीं किया जा सकता कि योजनाएं नहीं लाई गई हैं या घोषणाएं नहीं और घोषणा को पूरा नहीं किया गया, लेकिन जो रह गया है वो हमेशा सरकार के लिए चुनौती के रूप में चुनावों में खड़ा नजर आता है। नरेश बने रहिएगा हमारे साथ। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान आज संभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है और इसी के तहत आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग द्वारा और यानी कि ये संभव है कि आज ऐलान हो जाएगा कि कहां पर कब चुनाव होने हैं। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव संभव है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना भी संभव है। इसी के तहत हम लगातार अपने सहयोगियों से चर्चा भी कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी मैं आपके पास आऊंगी लेकिन शिवप्रकाश का रुख कर लेते हैं, उनके पास क्या जानकारी है। शिवप्रकाश, क्योंकि आज ऐलान संभव है, आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि रिएक्शंस आने भी शुरू हो जाते हैं, हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि आखिरी वक्त होता है सरकार के पास भी और जनता के पास भी अपनी मांगे मनवाने को लेकर भी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से आचार संहिता लगने के जो ही समाचार यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके बाद से ही न केवल जनता बल्कि सरकारी अधिकारियों में भी एक नई चेतना देखी जा सकती है। हालांकि जो सरकारी विभाग आमतौर पर 10 साढ़े 10 बजे खुलते हैं वह सभी सरकारी विभाग हैं वो 9 सवा 9 बजे ही खुल चुके हैं और जो सभी पेंडेंसी है उसको निपटाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि 12 बजे के बाद जिस तरह से कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी और इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवप्रकाश
प्रकाश है, ऋतुराज जी है। डॉक्टर ऋतुराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋतुराज, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे भाई सचिवालय में भी 2 बजे बैठक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अहम बैठक होगी जिसमें दिग्गज भी शामिल होंगे, क्योंकि ये बेहद खास वक्त है जब चुनाव आयोग जो है ऐलान कर देगा तारीखों का, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि एक ही चरण में चुनाव होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है राजस्थान को लेकर। देखिए पूनम, बिल्कुल स्वाभाविक है कि बहुत संभावना है कि एक ही चरण में चुनाव हो, क्योंकि जब तक कोई विशेष कारण नहीं हो, कोई चुनाव का पैटर्न इस तरह से बदला नहीं जाए। और जैसा अभी आपने पूनम कहा कि जो देवाराम सैनी की नियुक्ति हो गई है वहाँ पर, तो ये भी एक बात है कि ये संभावना थी पूरी कि जस्ट आचार संहिता से पहले ये नियुक्ति हो, क्योंकि आरपीएससी में सदस्यों के रिक्त पद थे और ये सीएम कार्यालय में हैं देवाराम सैनी, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। बहरहाल अगर पूरे चुनाव कार्यक्रम और चुनाव तैयारियों की बात करें तो दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होगी। दोपहर 2 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जो बैठक के बाद यही बताएंगे कि किस तरह से आचार संहिता लागू है और उसकी पालना कैसे सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, उनको पूरी आचार संहिता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं की संख्या जो बढ़ाने की बात है, उसको लेकर भी उनका सहयोग मांगा जाएगा। अगर पूरी तैयारियों की बात करें कि किस तरह से पूरे निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने से पहले तमाम तरह के काम किए गए निर्वाचन विभाग की ओर से, तो इसके एक झलक दिखाएं तो पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान करीब 6,96,424 मतदाताओं की वृद्धि हुई है और पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है उसमें भी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। जो 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु के वोटर 11.78 लाख थे, जो 18-19 आयु वर्ग के 22.04 लाख वोटर हैं। तो इसी तरह से हम अगर बात करें तो 2018 में 18-19 आयु वर्ग के 19.84 लाख वोटर थे। करीब 2 लाख की यहाँ पर 2,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। ट्रांसजेंडर की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जेंडर रेशो की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशो में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब हर 1000 आबादी पर 650 वोटर हैं, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मतदाताओं की संख्याओं को ज़्यादा जोड़ा गया है। 18 से 19 आयु वर्ग के 20,29,680 वोटर थे 2018 तक, तो अब 16,50,925, तो काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। अब जो 26,000 बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, जहाँ तक अभी बात चल रही थी पहले सुरक्षा व्यवस्था की, तो बहुत संभव है कि इस बार ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूं।